हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट नोमेरिकल, और इस वीडियो में पूरा नोमेरिकल खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब नोमेरिकल का तो क्वेश्चन से बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको इसमें करीब 16 से 17 सवाल बताने वाला हूं। तो दिल थाम के इस वीडियो को देख लीजिए। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके एग्जाम में जो सवाल आता है नोमेरिकल वाला, इससे ज़्यादा टफ मेरे ख्याल से नहीं आएगा। और इस सवाल बनाने के बाद आप इससे अलग सवाल भी आएगा, तो आप इसी के मेथड से आप दूसरा टाइप से भी अगर सवाल घुमा के भी देगा ना, तो इसी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और समझें इसको कैसे बनता है। और अगर आपको बनाने आता है तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और बना लीजिए, फिर मिला लीजिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल तो हम हल्का उठाए हैं, सब हल्का ही सवाल है, कोई भारी सवाल कुछ भी नहीं है। बोलते क्या कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है, जो कि आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। और क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी। इसलिए एफ बराबर आपसे पूछ रहा है एफ बराबर वाट। तो एफ, इसलिए एफ बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ठीक है, यहाँ पे मतलब एफ बराबर R/2 हो जाएगा। अब देखो R/2, तो R का फॉर्मूला कितना होता है, R कितना देगा, 24/2 कर दो, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हो गया। तो ये सब सवाल आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवाल में मिलेगा बस फोकस दूरी। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए दर्पण की फोकस दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया। चलिए अब देखिए सवाल यहाँ पे ये बोलता है, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखे वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अच्छा, इसमें मैं आपको जो दर्पण का सूत्र होता है, जो लेंस का सूत्र है, उसमें से एक सवाल दिया हूँ। ठीक है, अच्छा आपको पता है 1/v + 1/u बराबर 1/f ये दर्पण है, और 1/v - 1/u बराबर 1/f ये लेंस का है। उसके अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। तो मैं एक सवाल दिया हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो दर्पण, एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना। अब देखो कि क्या देखो, दूरी 10 सेंटीमीटर दूरी को हमेशा लिखते हैं क्या, यहाँ पे u लिखते हैं, चूंकि u बराबर कितना दिया हुआ, 10। और हमेशा दूरी हमेशा माइनस में होगा, याद रखिएगा। दूरी हमेशा माइनस में होता है, 10 सेंटीमीटर नहीं दिया माइनस, लेकिन दूरी हमेशा माइनस में लिखना है। ठीक है, और फिर बोला क्या, वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। कितने गुना, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना जो है आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित को हम लोग माइनस में लिखेंगे। ठीक है, कितने गुना, 3 गुना, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो उसका आवर्धन भी होगा, वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, इसलिए m का फॉर्मूला होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है -v/u। ये आप याद कर लीजिए, -v/u एक फॉर्मूला होता है। तो बस इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। अच्छा, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि आवर्तित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्या बोल रहा, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। प्रतिबिंब बोले तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आपको निकालना क्या बोल रहा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब निकालना है। तो यानी कि भी प्रतिबिंब क्या होता है, बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब भी बोलते हैं। तो हमको भी निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा, mu से गुना हो जाएगा, है ना, -mu। अब यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे लेते हैं, m का वैल्यू है -10। ये पहले से माइनस है और ये पहले से -10 है ना। m का वैल्यू m का वैल्यू तो -3, अच्छा सॉरी, m का वैल्यू कितना, -3। तो -3 यहाँ पे लिख दिए। और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू देखो -10 है यहाँ पे, तो -10 आप लिख दिए। तो कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस 10 दिया 30 माइनस में 30 क्या हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा माइनस में। तो प्रतिबिंब की स्थिति बोल रहा है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है दर्पण की बाईं ओर बनेगा, और ये प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनेगा, बाईं ओर सामने बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सवाल देखो, ये सवाल देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको बनाना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है। तो वस्तु का प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति आपको बताना है। ठीक है, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है,
20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, है ना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपको दिया हुआ है। तो चलो, तो हम क्या लेते हैं, फोकस दूरी बोले तो एफ। अच्छा यहाँ पे देखना क्या दिया, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, इसलिए हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए हम माइनस लिखेंगे। और वस्तु कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, यानी कि यू, वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। और वस्तु की दूरी हमेशा हमेशा याद रखिएगा माइनस में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर लेंस में भी रहेगा तो ही कंडीशन करना है। अब आपको क्या निकालने बोला, प्रतिबिंब यानी कि भी निकालने बोला। यही तीनों में से कभी कभी ये दे देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, कभी ये दोनों दे देगा, ये नहीं देगा। तो फॉर्मूला वो याद रखेगा। एक बात आप याद रखेगा कि अगर दर्पण अवतल है तो माइनस में लिखेंगे, और अगर उत्तल है तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब भी वही करना है, प्रतिबिंब भी वही करना है, प्रतिबिंब भी वही करना है। ठीक है, अगर दर्पण अवतल है तो माइनस में लिखेंगे प्रतिबिंब का जो रहेगा वैल्यू दिया हुआ है, और अगर उत्तल है तो प्लस में लिखेंगे। और यू का वैल्यू हमेशा माइनस, चाहे उत्तल दर्पण रहे, चाहे अवतल दर्पण रहे, चाहे लेंस रहे, यू हमेशा माइनस रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है ना, इसलिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको क्या निकालना है, भी निकालना है। तो इस u को उधर भगा देते हैं, 1/v बराबर 1/f, प्लस क्या बन जाएगा, -1/u बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो हल करते हैं यहाँ पे। तो 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। 1/u का वैल्यू कितना दिया बच्चे, यहाँ पे देखो माइनस दिया हुआ है। तो देखो -1/20 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस छुपा हुआ, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/10 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 20 हो जाएगा एलसीएम, तो 20 को 20 से भाग करेंगे -1, और 10 दूना 20, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 1/20। ठीक है, ये किसके बराबर है, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसलिए 1/v बराबर 1/20। ठीक है, अब इसको जब करते हैं क्रॉस गुना, तो क्रॉस गुना कर दो, v को 1 से गुना करना v होगा, 20 को 1 से गुना करें तो 20 को 1 से गुना करें क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, क्या क्या आंसर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो v का वैल्यू क्या रहा, प्लस में आ रहा, v का वैल्यू क्या रहा, प्लस में आ रहा। जब v का वैल्यू प्लस में हो रहा मतलब क्या हो रहा, पॉजिटिव बन रहा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। अगर नेगेटिव बनता है ना, अगर नेगेटिव होता तो प्रतिबिंब क्या होता, वास्तविक होता, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब पॉजिटिव बन रहा, प्लस में आ रहा, तो क्या हो जाएगा, आभासी। इसका आप प्रकृति लिख देंगे कि यहाँ इसकी प्रतिबिंब जो है आभासी है। चलिए देखिए, सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बोलता कि निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10 3.00 या तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो 150 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ओके, चलिए तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से डिनोट करते हैं, और नहीं तो आप लिख ही दो, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C। निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल को C से डिनोट करते हैं। और कितना दिया हुआ, 3.00 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया, अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक, इसको जो है ना हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे, n से। और कितना दिया हुआ है, 1.50 दिया हुआ है, ये पहले सवाल में दिया हुआ है। तो निकालना प्रकाश की चाल क्या होगा। अब देखो प्रकाश की चाल का फॉर्मूला, चूंकि यहाँ पे चूंकि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है n बराबर होता है C/v। ये क्या होता है, C/v फॉर्मूला होता है। ये C क्या है, C है निर्वात में प्रकाश की चाल, और जो v है वो प्रकाश की चाल कांच में, है ना, कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक यहाँ पे दिया हुआ है, कांच का अपवर्तनांक तो दिया हुआ है इतना 0.5, अपवर्तनांक वाले कांच से प्रकाश की चाल क्या होगी, मतलब प्रकाश की चाल निकालना है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, लेकिन है ना, लेकिन रियल में प्रकाश की चाल है कितना, वो निकालना है। प्रकाश की चाल क्या निकालना, आपको रियल निकालना है। ओके, तो कांच का अपवर्तनांक अगर इतना है तो कांच से प्रकाश कितना गुजरेगा, प्रकाश की चाल कितना होगा कांच से। जब निर्वात में प्रकाश की चाल इतना बोलता है तो बोलता अगर कांच का अपवर्तनांक कितना हो तो कांच से अगर प्रकाश गुजरेगा तो कितना की स्पीड गुजरेगा, वही निकालना है। तो फॉर्मूला होता है निर्वात अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक बराबर C/v होता है। ठीक है, और ये जो निकलेगा ना चाल निकलेगा, किसकी चाल,
कांच में कांच का अपर्तनांक जिसका भी रहे उसको भी निकालना है। तो फिलहाल हमको कांच का निकालना है। तो चलिए हमको जो जगह पे दिया हम एक्चुअली हमको निकालना भी निकालना है। तो जब भी निकालना है तो भी को कर लेंगे इधर और एन इधर आ जाएगा नीचे, है ना जी। तो भी को इधर करेंगे तो सी बाई एन आ जाएगा। क्लियर है, ये तो मैथ की तरह बनाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी का वैल्यू देखो 3.00 गुना 10 पावर 8 दिया हुआ है, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। और इतना कितना दिया हुआ, एन कितना दिया 1.50 जो है वो एन दिया हुआ है। अब इसको देखो बनाइए, इसको काटेंगे तो देखो पॉइंट के बाद 00 होने का वैल्यू कुछ नहीं रहता, ठीक है। ये तो बात क्या, देखो पॉइंट के बाद 00 होने का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, तो हम इस पॉइंट को नहीं काटते। देखो एक्चुअली इसको जो चाल निकालना होता है ना, ये मानक रूप में निकालना पड़ता है। अब देखो 150 गुना 300 होता है, बोलो ना 150 गुना 300 होता है। तो इसको हम ऐसे ही रहने कुछ नहीं करेंगे, इसको काटेंगे 150 गुना 300 और 2 अंक बाद पॉइंट है ना, तो हम भी ऐसे कर देंगे, हो गया। 150 को 1.50 को 2.00 गुना करो तो इतना आ जाएगा। और ये 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और यही तो होता है जी, यही तो होता है कांच में प्रकाश से चाल। याद कर लो, कांच में प्रकाश से चाल यही होता है और निर्वात में ये होता है। समझ आ गया। चलिए सवाल अब आपको लेता हूँ मैं। सवाल कहाँ गया, ये सवाल है आपका, चलो ये है 5 सवाल। देखो निर्वात में प्रकाश से चाल दे दिया और कांच का पर्दा कितना हो तो जल में, अब जल में निकालना है, जल में प्रकाश से चाल निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, वही फॉर्मूला अपवर्तनांक का, है ना। चलिए तो आपको मैं एक बात बोलूँ, इसका मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ये बना कर बताइएगा। देखो मैं लिख देता हूँ क्या दिया, ये सी दिया है, कितना दिया 3 गुना, दूं या ना दूं, चलो मैं बना ही देता हूँ, आप लिख लेना निर्वात में प्रकाश से चाल पूरा, ठीक है। और एन दिया है कितना 1.33 और क्या निकालना हमको निकालना भी निकालना है, भी बराबर वाट। चूंकि एन बराबर फॉर्मूला होता है सी बाई भी, अभी हम बनाए थे पीछे, सी बाई भी फॉर्मूला होता है एन बराबर, ठीक है, निर्वात में प्रकाश से चाल बटा अपवर्तनांक में चाल, जो जिसके भी कांच का ये देखो ये एन जो है ना, ये कांच का अपवर्तनांक, कभी जल का अपवर्तनांक दे रहा और कभी कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक देगा तो कांच में बोलेगा प्रकाश से चाल निकालने के लिए। अब जल का अपवर्तनांक दे रहा तो जल में बोल रहा प्रकाश से चाल निकालने के लिए, तो फॉर्मूला वही याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे, हमको तो निकालना ये निकालना है, सी भी निकालना है, तो क्या करेंगे सी बाई एन हो जाएगा। अब देखो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.00 गुना 10 पावर 8। अच्छा एक बात तो आप याद रखें, कभी कभी निर्वात में प्रकाश से चाल नहीं देता है, कभी डायरेक्ट बोलता है कि जल, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 हो तो जल में प्रकाश से चाल क्या होगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि निर्वात में प्रकाश से चाल इतना होता है, ये 100% होता है, ठीक है। तो हम जान रहे कि जल में कितना होगा, तो एन का वैल्यू कितना दिया 1.33 दिया, ठीक है, 1.33 दिया हुआ है। आप इसको क्या करेंगे, इसको देखो इससे डिवाइड करेंगे, 1.33 को इससे काटेंगे, ठीक है, तो इससे काटेंगे तो करीब 2.25 के करीब में आएगा। इसको से जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 2.25 के करीब में आ जाएगा और 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड ऐसे ही रहने का हो गया आंसर। ये क्या निकला, निर्वात जल में प्रकाश से चाल, क्या निकला, जल में प्रकाश से चाल। ओके चलिए अब देखिए, ये देखिए अवतल लेंस वाला आता है आपका फॉर्मूला। हालांकि लेंस में वो सूत्र नहीं बताया हूँ, 1/v माइनस खाली करना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। सेम कंडीशन जो अभी दर्पण का बताया था उसी तरह से बनाना है, खाली बस माइनस वहाँ पे हो जाएगा। अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, अवतल लेंस की शक्ति P बराबर -2d, है ना, P बराबर -2d यहाँ पे दे दिया, हो गया। अच्छा ये जो 2 डायोप्टर लिखा हुआ है, -2 डायोप्टर, एक्चुअली डायोप्टर का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर का मात्रा होता है मीटर, क्या होता है मीटर पर पावर -1, तो 2 है और डायोप्टर को हम मीटर में बदल देते हैं, मतलब इसका मात्रा के रूप में लिखते हैं। हालांकि ये डायोप्टर है लेकिन अब इसको मात्रक के रूप में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, तो ये होता है चूंकि एक डायोप्टर बराबर होता है मीटर पर पावर -1 या 1 मीटर लिखते हैं ना, 1 मीटर पावर -1, ये होता है 1, ये इसका डायोप्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक डायोप्टर बराबर इतना होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है कि एक डायोप्टर बराबर कितना होता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा 1 मीटर पर पावर -1 ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पावर होगा -1, ठीक है। अब देखो तो अब चूंकि यहाँ पे चूंकि सूत्र क्या होता है, P बराबर क्या होता है 1/f होता है, ये फॉर्मूला होता है। हमको निकालना क्या, फोकस दूरी निकालना है। तो जब फोकस दूरी निकालते तो f को इधर ले जाएगा तो P इधर क्रॉस गुना करेंगे ना, तो f को इधर से गुना करेंगे तो P नीचे आ जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/p। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 1/p का वैल्यू कितना है -2 m पर पावर -1, ये है दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब करते हैं देखो
2 को 1 से डिवाइड करेंगे डियर, तो क्या हो जाएगा बोलो तो 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। माइनस को माइनस ही रहने देते हैं, ठीक है, ये ऐसे रहने दो। अच्छा ये मीटर पर पावर -1 है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पता क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ऊपर तो +1 लिखने से कोई फायदा है बोलो। अगर मैं सवाल ऐसे बोलता हूँ देखो 1/m, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m पर पावर -1, क्योंकि यही ऊपर जाकर माइनस बना, और ये तो ना ऊपर माइनस बन जाके क्या हुआ यहाँ पे देखो प्लस बना, अगर इसको ऐसे रिवर्स जाते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे 1 बटा है, बटा में है m पर पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m जो है प्लस में हो जाएगा, m पर पावर प्लस हो जाएगा। जैसे कि अगर बोल दे कि 1/y पर पावर -2, इसको बनाने बोले, अब 10वां 8वां क्लास में बनाए होंगे, तो अगर y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है प्लस में बन जाएगा। तो ये मैं रफ बनाया, आपको एग्जाम में ऐसे रफ। चलिए अगला सवाल, ये सवाल देखते हैं। बोलते एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, बहुत अच्छा सवाल दिया वहाँ पे। चलिए यहाँ पे अब इसको हल करते हैं। ओके, तो ऐसे तो आपको पता है कि एक कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन आपको पता है, लेकिन यहाँ पे बना के दिखाना आपको, ठीक है। चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का आवेश, चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि आवेश बराबर क्या हम देते हैं, ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को क्या, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर q, आवेश को क्या हो, आवेश को हम इस यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये जो है इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। यहाँ पे लिख ही देते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये हो गया। और फिर और ऐसे तो आवेश को q से, कूलम होता है ना, कूलम तो c, तो आवेश को q से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि फॉर्मूला होता है जी, चूंकि q बराबर होता है Ne, क्या होता है Ne, ये n क्या है, तो n है n इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश, ठीक है। n इलेक्ट्रॉन, n क्या है, n इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ये दिखाएंगे, और n मतलब जितना पीस होगा, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो हमको नंबर निकालना, इलेक्ट्रॉन बोलो कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये n जो है वो नंबर है, निकालते ना आप, मैं से बनाते n संख्या तक, तो n हमारा नंबर है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, q/e। जब इसको बना लिया तो q/e हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक e बराबर दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको हम, जब दिया हुआ है ही है तो फिर देर क्या करते हैं, बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे तब देखो आवेश क्यू बोले तो एक आवेश है ना, ये आवेश को क्या लिखेंगे, कूलम में लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन को क्या दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो अब देखो 1.6 को ऊपर ले जाएंगे, है ना, 1.6 को ऊपर ले जाएंगे और 10⁻⁻19 को भी ऊपर ले जाते हैं। ओके, तो देखो इसको कैसे करते हैं, जो इसका आंसर लाएंगे, देखो हम क्या करते हैं ना, 1c है और 1.6 है, ये 10⁻⁻19 है, हम एक 10 बाहर निकालते हैं, 10⁻⁻19 से एक 10 बाहर निकालते हैं, तो बचेगा क्या, 10⁻⁻18 बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, हम कर सकते हैं ना, एक 10 निकाले बाहर, माइनस से 1 कर लो, माइनस से पावर है, ठीक है। चलिए माइनस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को काटेंगे तो यहाँ पे एक 0 बचेगा, ये 10 का काट लिया इसको, तो क्या बचा 16 बचा, ठीक है। और अब हमारा बचा एक 16 × 10⁻⁻18, तो 16 को ऊपर ले जाएंगे, मतलब 1 को 16 से डिवाइड करेंगे, 1/16, सॉरी इसको ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है, इसको ऐसे नहीं काटना है, ये हम अलग कर लिए, ठीक है। या तो छोड़ो, यहाँ से हम ये कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, आप यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे क्या करते हैं, जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और देखो 1.6 दिया हुआ है, और क्या इसको अलग करते हैं, एक 10 यहाँ पे लेते हैं, एक पावर यहाँ पे 10⁻⁻18। अब सबको क्या करते हैं, ऊपर ले चल जाते हैं, इसको छोड़ के, तो इसको ले चल जाएंगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 10 बचेगा, क्योंकि माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और ये 10⁻⁻18 क्या हो जाएगा, +18, और ये 1.6 से बचेगा। अब इसको से डिवाइड कर देंगे, इसको से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, ठीक है, और 10⁻18, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि एक आवेश है ना, एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन बनता है, एक कूलम आवेश पे इतना आवेश, एक कूलम आवेश पे इतना इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखो अब 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को जाने में कितना कार्य करना होगा। चलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ये तो इजी सवाल दिया। देखो v बराबर कितना दिया, 12 वोल्ट दे दिया, ठीक है। बिंदु के बीच c मतलब q कितना 3c दे दिया, कितना कार्य करना पड़ा, w बराबर निकालना हमको,
तो चूंकि W बराबर फॉर्मूला होता है, चूंकि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है V/Q। बस अब इस फॉर्मूला पे सेट कर लीजिए, तो 12/3 कितना कार्य करना होगा, हो गया। ओ सॉरी डियर, ये भी नहीं होगा, ये भी मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। एक मिनट, मुझे फॉर्मूला ही मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। ये W नहीं बल्कि V बराबर होता है, चूंकि V बराबर होता है W/Q, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं फॉर्मूला ही मिस्टेक कर दिया हूँ, V बराबर W/Q। तो अब क्या करेंगे डियर, हमको तो निकालना क्या, W निकालना, तो क्रॉस गुना कर लेते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ, ये हो जाएगा ऐसे। अब B का वैल्यू कितना दिया, B का वैल्यू 12 और Q का वैल्यू 3, तो 12 दिया 36 जूल, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं बल्कि ये फॉर्मूला यहाँ पे सही सटीक काम करेगा। चलिए 8 सवाल हो गया ना हम लोग का। 8 सवाल के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं 9 सवाल। देखिए 9 सवाल क्या बोलता है, यहाँ देखिए, यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। चलिए, तो क्या बोला जा रहा, 3 घंटे तक, यानी कि टाइम कितना दिया है, 3 घंटे मतलब H तक। अच्छा, आपको पता है टाइम का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। तो टाइम को सेकेंड में बदलने के लिए, इस घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 60 से गुना के तो बन गया मिनट, और फिर 60 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंड। इतना आ गया, इसको अभी ऐसे रहने दो, कुछ मत करो। अच्छा, फिर आपको एम्पियर बोला, I बराबर है ना, बोलो ना I, विद्युत धारा कितना दिया हुआ है, 0.4 एम्पियर दिया हुआ है। तो मतलब कितना आवेश प्रवाहित, Q निकालना है, Q कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो चूंकि Q बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो चूंकि इसका फॉर्मूला होता है, Q बराबर फॉर्मूला होता है, चूंकि Q बराबर होता है IT, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। Q बराबर आवेश बराबर IT फॉर्मूला होता है। I का वैल्यू कितना दिया, 0.4 दिया है, और T का वैल्यू कितना दिया है, 3, पूरा लिख देते हैं, है ना। T का वैल्यू जो दिया पूरा लिखते हैं, 3 × 60 × 60। अब काटा पीटी करो, पॉइंट यहाँ से कटा, 0 यहाँ पे आ गया, 1 0 यहाँ पे कट गया, तो गुना कर दो। देखो 4 × 12, 12 × 6 72, और 72 को 6 से गुना करते हैं। 72 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, जगह 43 20 आ जाएगा, गुना कर लो। 4 × 12, 12 × 6 72 को 6 से 6 6 42 4 6 बाग 2 1 6 42 43, ठीक है, 43 20 आ गया। ये क्या आ गया, ये क्या आया, ये आया कुलाम, हमारा आंसर। क्योंकि कुलाम बोल रहा है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम होता है, इसलिए कुलाम लिखेंगे। चलो ये सवाल दिया, ऐसे बनाना, आपको टेंशन नहीं लीजिए। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 960 कुलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा निकालना। क्या ऊष्मा निकालना, हीट। चलिए, तो यहाँ पे सवाल में क्या दिया, V बराबर दिया है 50 वोल्ट विभवांतर, और Q बराबर क्या दिया है, 960 आवेश दिया, और आपको निकालना ऊष्मा। क्या निकालना है, ऊष्मा निकालना है। तो ऊष्मा का 2 फॉर्मूला होता है, एक जो कार्य के बराबर ऊष्मा को माना जाता है, चूंकि ऊष्मा का मात्रा क्या है, जूल, और कार्य का मात्रा भी वही है, ठीक है। तो ऊष्मा कभी ऊष्मा का एक अलग फॉर्मूला, हीट का अलग फॉर्मूला बनता है, लेकिन हीट का यहाँ फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो W का जो W का है ना, वही इसका हीट का फॉर्मूला काम करेगा। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, चूंकि फॉर्मूला होता है क्या, V बराबर W/Q, ये फॉर्मूला होता है, V बराबर W/Q, ठीक है। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है W निकालना है, इसलिए W बराबर जो कार्य का निकलेगा ना, वही ऊष्मा का निकलेगा। तो V और Q का हो जाएगा, आपस में गुना कर देंगे। आपस में जब गुना कर दिए तो लीजिए, V का वैल्यू कितना दिया 50, और ये दिया 960, आपस में कर दो गुना। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना देगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 8 5 6 5 30 की 0 बाकी 3, और 9 5 45 46 47 48, और 2 0 यहाँ पे बैठ जाएगा, ये जूल आएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं, इसको हम अच्छा से मानक के रूप में लिखेंगे। मानक रूप में कैसे बनाते हैं, 48 लिख लिया, 3 0 बचा, तो 10 पर पावर 3 कर सकते हैं। अभी मानक रूप में नहीं है, मानक रूप में पॉइंट में आता है। तो हम देखो अगर 4.8 करते हैं, है ना, तो हमको यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम देखो इसको सोल्व करते यही आएगा, क्योंकि पॉइंट काटेंगे 10 आ जाएगा, 10 10 कटेगा। तो मानक रूप में हम ऐसे बना सकते हैं, और पहले से 10 पर पावर 3 दिया हुआ था, ठीक है। तो 4.8, तो 1 पावर यहाँ पे, 3 पावर यहाँ पे, कितना हो गया 4 जूल। ये हो गया क्या, हीट का, ये हीट निकला हमारा, ठीक है, ऊष्मा निकला, उत्पन्न ऊष्मा 4.8 10 पर पावर 4 जूल। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, 20 ओम प्रतिरोध कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड्स में उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम। अब यहाँ पे ऊष्मा निकालने के लिए बोल रहा है, वहाँ भी ऊष्मा निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो R बराबर कितना दिया है 20 ओम, ठीक है, और I बराबर क्या दिया हुआ है, I दिया 5 एम्पियर, ठीक है, और ये टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया 30 सेकेंड। अब निकालना आपको क्या, हीट, इसलिए हीट बराबर
हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब इस पर अगर सेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। हीट का फॉर्मूला ये होता है ये। तो देखिए आई का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और आर कितना है डियर, आर हमारा दिया हुआ है 20 और टी कितना दिया हुआ है 30। चलो 30 सेकंड में दिया हुआ है, ये तो अच्छा है। अगर मिनट में रहता तो सेकंड में बदलना पड़ता है, ये ख्याल करेंगे, नहीं तो बहुत से बंदे ख्याल नहीं करते, बस ऐसे धड़ाधड़ बनाए चल जाते हैं। तो गुना कर दो, 25 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 25 छक 150, 150 यहाँ पे आ गया। लेकिन हमको ऐसे नहीं, वो क्या बोला मैं, मानक रूप में लिखना। मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो 15 गुना 10 पर पावर 3 ऐसे कर सकते हैं। चलिए जब कर देंगे तो क्या सर कर सकते हैं, 1.15 को क्या लिखेंगे 1.5, तो गुना 10 करना पड़ेगा, क्योंकि 15 है, इसको हल करेंगे तो ये 15 ही आने वाला है, और 10 पर पावर 3, तो कितना आ जाएगा 1.5 गुना 10 पर पावर 4 जूल। ये भी क्या होगा, हीट निकला। क्या निकला, हीट निकला, याद रखिएगा। चलिए जब कोई बल 220 वोल्ट के विभवांतर विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा मिलती है, तो विद्युत बल की शक्ति क्या होगा। तो इजी सा सवाल यहाँ पे। सवाल देखो, कभी कभी क्या होता है ना डियर, कि ये दे देगा और एम्पियर दे देगा, शक्ति निकालने बोल रहा, कभी कभी शक्ति दे देगा, विभवांतर देगा, विद्युत धारा निकालने बोलेगा। तो फॉर्मूला को कैच कीजिए, फॉर्मूला किस आधार पे है, ठीक है, फॉर्मूला पे पकड़िए तो आराम से बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पे भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है, और आई कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। अब शक्ति निकालना, P बराबर वाट। तो चूंकि P बराबर फॉर्मूला था वी आई, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा देना है, P बराबर फॉर्मूला था वी आई। अब P बराबर जब फॉर्मूला वी आई होता है तो अब इसको बैठा लेते हैं, ओके। तो अब इसको गुना कर लेते हैं, और क्या, V का वैल्यू कितना दिया 220 और I का वैल्यू 0.50, ठीक है। अब इसको क्या करो, गुना कर दो, इजी है। तो गुना कर, देखो पॉइंट यहाँ पे काटते हैं, एक दो अंक बाद पॉइंट है, तो 2 0 लिखा, 1 1 0 1 0 कटा, 22 5 110, ये क्या होगा वाट, क्योंकि शक्ति निकला, और शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है, मात्रक तो याद होगा आपको। चलो ये सवाल देखो कि 220 वोल्ट क्या होता है, 220 वोल्ट पर एक बल्ब 25 घंटे में 1 यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। चलिए तो शक्ति निकालना है, ठीक है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो जो दिया हुआ ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, V बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट 25 घंटे तक, मतलब टाइम दिया कितना 25 घंटे, ठीक है। 25 घंटे को 25 घंटे ही रहने दो फिलहाल, क्योंकि यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे W बराबर क्या दिया 1 यूनिट, है ना। W बराबर क्या होता है 1 यूनिट, अगर शक्ति निकालते हैं तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है आपको पता है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। क्या होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बोले तो 1 किलोवाट घंटा बोले तो 1000 वाट प्रति घंटा, इसका मतलब हुआ 1 किलोवाट घंटा मतलब हुआ 1000 वाट प्रति घंटा, 1000 वाट प्रति 1 घंटा, 1000 वाट प्रति 1 घंटा, ये होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे P का फॉर्मूला होता है डियर, क्या होता है W/T, ये भी फॉर्मूला होता है P बराबर W/T, फॉर्मूला होता है P का। अब यहाँ पे सारा कुछ पुट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे पुट करेंगे, हमको निकालने क्या बोल रहा, प्रतिरोध शक्ति भी निकालने बोला, दो सवाल दे रहा, प्रतिरोध शक्ति भी और प्रतिरोध भी। तो P का W कितना दिया हो देखो। अब क्या पुट करेंगे W जहाँ पे 1000 पुट कर लिया, गुना 1 आवर बटा टाइम कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। तो 25 से यहाँ पे काटा पीटी करो, तो 25 चौक 100 कितना आ गया 40 वाट। क्या जाएगा 40 वाट। एक तो हमारा आंसर ये हो गया। इसको नहीं गिनना घंटा को, क्योंकि ये घंटा यही तक था, है ना। अब पावर का मात्रा क्या होता है वाट होता है, तथा अब क्या निकलता है आर। तो आर बराबर हमको निकालना क्या, आर निकालना है। तो यहाँ पे चूंकि P का फॉर्मूला ये भी होता है V स्क्वायर बटा R, ये फॉर्मूला पता है आपको कैसे होता है, ये फॉर्मूला V स्क्वायर बटा R P बराबर फॉर्मूला भी होता है। तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा डियर, तो V स्क्वायर बटा P हो जाएगा। जब R दे जाएगा तो P नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ 220 गुना 220, और P का वैल्यू कितना अभी तो निकाला, P का वैल्यू 40, काटा पीटी करो, 1 0 कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ तो करना है, बस काटा पीटी करो, और क्या 2 से काटो 11 से कट जाएगा, और 2 से काटेगा 2 1 2, देखो इतना। तो गुना कर दो, तो 11 को 11 से गुना कर तो 121, 1 0 यहाँ पे जोड़ दो। ये क्या निकला, ये निकला ओम, चूंकि हमको निकालना था प्रतिरोध, तो हमारे एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। समझ में आ गया।
तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अब जो आपको सवाल दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस ये 4 सवाल ये लास्ट बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दिल थाम के पढ़ रहे होंगे। चलिए, इसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना डियर, ठीक है। एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से 10 एम्पीयर की धारा लेती है। प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 5 घंटे तक किया जाता है, तो 30 दिन में कितना खर्च आएगा, कितना रुपये, जो घर में मीटर लगा होता है ना, इसी हिसाब से आप काउंट उसको कर सकते हो। चलिए, तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, हम पूरा हिंदी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे कर दे, ठीक है। भी बराबर दिया और आई बराबर कितना दिया, विद्युत धारा 10 एम्पियर है ना, आई बराबर दिया हुआ है 10 एम्पियर दिया हुआ है। विद्युत हीटर ये धारा लेती है, ठीक है। अब प्रतिदिन जो है 5 घंटे इस्तेमाल होता है, रोज प्रतिदिन 5 घंटे चलता है, ठीक है। प्रतिदिन उपयोग लिखते हैं डायरेक्ट। प्रतिदिन उपयोग जो होता है कितना, एक दिन में 5 घंटा, एक दिन में 5 घंटा जो है इसका उपयोग होता है डियर, ठीक है। तो हमको बोला 30 दिन में कितना निकालना है, और दिया हुआ 1 यूनिट बराबर 3 रुपया, तो हमको यूनिट निकाल लेंगे। अगर हम यूनिट निकाल लेते हैं तो हम जितना आएगा उतना गुना कर लेंगे 3 से। 1 यूनिट 3 रुपये यूनिट रहता, बिहार में भी तो बेहतर होता, बहुत कम जगह जो 3 रुपये यूनिट बिजली मिलता है, ठीक है, बहुत महंगा है। तो चलिए, चूंकि हमको अब देखो क्या निकालना है, हमको तो पहले जानना है कि शक्ति कितना हीट हो रहा, कितना उत्पन्न हो रहा शक्ति। तो एक फॉर्मूला होता है शक्ति का, देखो, चूंकि शक्ति बराबर क्या होता है, भी और क्या होता है, VIT होता है ना, VIT, ये फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर VIT, फॉर्मूला याद रखिएगा। शक्ति बराबर कितना शक्ति उत्पन्न हुआ है ना, कितना ऊर्जा उत्पन्न हो, शक्ति VIT। चलिए, तो अब इस पर सेट कर लेते हैं। तो सेट करते तो कितना आ जाए, देखिए, भी का वैल्यू कितना 220, आई का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू कितना 5 घंटा। इसको घंटा ही रहने, क्योंकि किलोवाट घंटा। देखो 22 पचे 110 और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ गया, ये क्या है, किलोवाट घंटा, क्योंकि ये हमारा बना किलोवाट और 5 के लिए क्या हो गया, घंटा, ठीक है। तो 11,000 किलोवाट घंटा यहाँ पे आ गया। तो ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 11,000 किलोवाट घंटा, ये आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस किलोवाट घंटा, और 1 मिनट, ये हमारा तो आ ही गया यहाँ पे, तो नहीं, इसको किलो मत लिखो, खाली वाट घंटा लिखो, क्योंकि ये वाट, ये इसका वाट निकला, इसका घंटा है, ठीक है, वाट घंटा, 11,000 वाट घंटा। अब इसको किलो वाट घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 1,000, चूँकि 1 यूनिट में 1,000 किलो वाट घंटा होता है, तो इसको हमको बदलना किलो वाट घंटा में। तो 1,000 से क्या करेंगे, 1,000 से क्या करेंगे, 1,000 से हम कर लेंगे डिवाइड, तो कर जाएगा, तो ये बचेगा 11 किलो वाट घंटा। अब होगा 11 किलो वाट घंटा, ठीक है। जब 1,000 से डिवाइड करेंगे तो 11 किलो वाट घंटा अब हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में इतना यूनिट उत्पन्न हो रहा है, इतना यूनिट, ठीक है, कितना 11 किलो वाट घंटा एक दिन में चल रहा है, तो 30 दिन में कितना होगा, है ना, निकाले तो 30 दिन में कितना होगा, तब ना रुपया निकालिएगा। पहले 1 दिन का रुपया दिया हुआ, 1 यूनिट का रुपया दिया हुआ है, तो बोला कि 30 दिन में कितना होता है, तो एक दिन में इतना हो रहा है, एक दिन में 30 दिन में कितना किलोवाट घंटा खत्म हो रहा है वो देख लेते हैं। तो 30 से गुना करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, 30 दिनों में कुल ऊर्जा का व्यय, बोले तो खर्च, है ना। तो क्या करेंगे, 30 से गुना कर दो 11 को, तो कितना 11 तिया 33, ये क्या जाएगा, 11 से 33 किलो वाट, बोलो, है ना, किलो वाट घंटा। तो इसको आप 330 से यूनिट ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वही तो होता है ना, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा होता है ना, 1 यूनिट बराबर, तो इसको इतना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा। चलो, तो इसको किलो वाट घंटा को 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा भी होता है। अभी हम पहले एक सवाल में बता रहा था ना, एक देखिए यहाँ पे बचा हुआ था, देखिए यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा, 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा, इसको तोड़ेंगे तब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 1 किलो वाट घंटा होता है, तो यहाँ पे हम इतना किलो वाट घंटा को इतना यूनिट लिख सकते हैं। अब 1 यूनिट पे 3 रुपये खर्चा होता है, तो इतना यूनिट कितना खर्चा होगा, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 1 यूनिट का मूल्य बराबर 3 रुपया, इसलिए 330 यूनिट का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 330 को 3 से कर दो गुना, 3 तिया 9, 3 तिया 9 आ गया, इतना क्या जाए रुपया, तो इतना रुपया खर्चा हो जाएगा 1 महीना में। अब सवाल आ गया, देखो ये वाला सवाल इजी सवाल है। देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना है यहाँ पे कुल प्रतिरोध निकालना, क्या निकालना, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है।
कैसे निकालेंगे? तो यह हमारा दिया हुआ है, मान लेते हैं हमारा R1 है ना, इसको मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, इसको R4 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं तो अब देखो आपको करना क्या है, देखो ये है श्रेणी क्रम में और ये दोनों क्या है समांतर क्रम। तो इसको हम ऐसे अगर जोड़ दें, इसको हम ऐसे जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम बन जाएगा। इसलिए हम क्या लिखते हैं 1/RP पैरेलल। तो कैसे लिखेंगे? 1/R3 प्लस 1/R4, 1/, वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो देखो R3 लिखा क्योंकि ये वाला तो इसको बनाते हैं 1/3 कितना होगा? 8 प्लस 1/8 हो जाएगा। कितना जाएगा इसका? देखो तो 2/8 हो जाएगा जब हल करेंगे तो 1/4, यानी कि 1/RP बराबर क्या जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो इसलिए RP यानी कि पैरेलल करेंगे तो कितना आ गया? 4 से गुना हो गया। अब ये हमारा 4 बन गया। क्या बन गया? 4 बन गया। जब 4 बन गया तो क्या करेंगे? अब सीरीज क्रम कर लेंगे। इसलिए RS सीरीज में क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीरीज में क्या लिखते हैं 4 ओम प्लस ये भी 4 है ना, 4 ओम प्लस और ये भी 4 ओम है, तो 4 ओम ऐसे लिख लो। या तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं R1 R2 R3 ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 12 ओम, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 R2 ये जो जैसे ये बना ना हमारा 1/4 है ना, इसको R5 नाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं RS बराबर R1 है ना, R1 प्लस ये मिलकर क्या बना R5 प्लस R2। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए देखिए ये सवाल, एक्चुअली मेरा मकसद है आपको बताना। ये सब सवाल आपको मिलेगा शायद 1 नंबर या तो ऑब्जेक्टिव सवाल में मिल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। अब देखो इसको ये थोड़ा फिगर गड़बड़ बन गया, लेकिन ऐसे ही फिगर बना हुआ है, ठीक है। आपको देखो पता नहीं ये दोनों जो है श्रेणी क्रम, ये दोनों कौन क्रम है? श्रेणी क्रम, ये दोनों भी श्रेणी क्रम है। तो हम क्या निकालते हैं? इसका नाम डाल देते हैं, जिसका भी नाम डाल दो यहाँ पे R1 लिख दो, R2 लिख दो, R3 लिख दो, R4 लिख दो और R5 लिख दो। यहाँ पे लिख दो मैं R1 R2। तो R1 R2 निकालते पहले, इसलिए RS सीरीज से निकालते हैं। तो पहले इसको निकालते हैं। तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 यानी कि 10 आगे 10, ठीक है। तथा इधर से निकालते हैं RS निकालते इधर वाला से, यानी कि R4 प्लस R5। तो क्या बन गया? देखो R4 कितना है? 20 प्लस 20 कितना है? 40 ओम हो गया ना। अब ये जो हमारा आया ना R5, इसको RS है ना, इसको RS1 मान लेते हैं, इसको RS2 मान लेते हैं, ठीक है। और हम अब देखो ये अब हमारा फिगर कैसे बनेगा? अब हमारा फिगर बनेगा तो देखो चाहो तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हमारा फिगर बन गया, ठीक है, क्योंकि ये आके ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। अब तीनों आपस में क्या हो गया? कौन क्रम में है? ये अब हो गया समांतर क्रम में। इसलिए RP बराबर, तो 1/ क्या करेंगे? 1/RS1 कर लो, इसका नाम, इसका जो वैल्यू आया, ठीक है। आप लिख लो चाहे तो ऐसे लिख लो 1/RS1 प्लस 1/RS2 प्लस 1/R3। देखिए R3। तो हम इसका नाम सिर्फ रख दिए, आप कुछ भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1/RS1 कितना आया था? 10 आया था। 1/RS2 कितना आया था? 40 आया था। और ये कितना दिया? 3 दिया हुआ, 3 दिया, ठीक है, 3 दिया है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? अब तो आप एलसीएम करना पड़ेगा। 40 हो जाएगा, 40 दिया 120 है ना, 40 दिया 120 ही लगेगा 10, तो कितना जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 40 दिया 120 और 3 चौक 12 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बना लेते हैं। देखिए ये पता क्या दिया? सॉरी यहाँ पे 1/, होगा 1/RP बराबर। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाता है? देखो तो 40 और 12 15 45 हो गया। ये 12 3 15 15 40 कितना हो जाएगा? 40 10 50 5 55 बटा 120। तो क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर लेंगे। तो RP बराबर क्या हो जाएगा? 120 बटा 55, है ना, ऐसा हो जाएगा। 11 5 55 और 5 से काटो, 5 3 5 से काट लेना, 5 2 10 5 चौक 20, है ना। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ 24 ओम दिया हुआ था ना, तो हम तो यहाँ गलती कर दिए, यहाँ पे 24 ओम लिखना पड़ेगा हमको। 24 ओम लिखेंगे तो 24 25 120 ये 5 हो जाएगा खाली, ठीक है। 24 दिया हुआ था तो यहाँ देखिए कितना हो गया? 12 3 15 15 5 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, चलिए 20 हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 20, अब 20 छक 120, ठीक है। इसलिए
कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसलिए कुल प्रतिरोध यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दिया 6 ओम। कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, देख लीजिए ठीक है। यहाँ पे हम 24 था तो हम 24 लिखना यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, 24 यहाँ पे होगा। जब 24 होगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। चलिए सवाल देखिए बनाते हैं, इसको देखिए कैसे करेंगे। ये भी हमारा समांतर, ये भी समांतर, दोनों को जोड़ देते हैं पहले, ठीक है। इसको मानते R1, इसको मानते R2, इसको मानते R3, इसको मानते R4, ठीक है। तो लिखते हैं पहले 1 बाई क्या P RP, ये लिखते हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अभी तो पता है जिसको बनाया था, क्या बनाया था 2/8 कटा था 1/4 आया था, यानी कि 1/RP, इसको 1/RP1 मानते हैं क्योंकि इधर भी आने वाला है, तो 1/4। तो क्या आ जाएगा 1/R, क्रॉस गुना कर लो, क्रॉस गुना कर लो, RP1 बराबर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। एक तो हमारा आ गया इधर। चलिए तथा 1/RP2 बोलते इसको, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे 1/R3 प्लस 1/R4 कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/R3 कितना दिया दोस्त 12 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम लीजिएगा 12, तो 2 आ जाएगा, 2 छक 12। तो इसलिए 1/RP बराबर 1 कितना 6 हो गया, क्रॉस गुना कर लो, तो RP बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अभी हम इसको किए तो ये मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, तो ये मिल के क्या हो गया एक सीधा बन गया। इसलिए RS क्या होगा RP1 प्लस RP2, ये दोनों क्या करेंगे, क्योंकि इसको जब मिलाया ना तो ऐसे जुड़ गया के, तो एक ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा है 4 ओम और ये हमारा है कितना 6 ओम, तो दोनों जोड़ देंगे, इससे श्रेणी क्रम बन जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 4 + 6 कितना गया 10 ओम, ये हमारा कुल आंसर हो गया। तो इस तरह सवाल मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में सवाल दे सकता है, ठीक है। ये तो देगा तो 2 नंबर देगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना। अगर न्यूमेरिकल में कोई सवाल आता है तो इसी से रिलेटेड सवाल आएगा, तो आप दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि जो सवाल आए हैं वही सवाल मैं बताऊँ, ऐसे तो इम्पॉसिबल है क्योंकि उतना तो मुझे पता नहीं है। तो ये सब सवाल है जो बहुत अच्छा सवाल है मैं बताया हूँ, इस सवाल के बेसिक पे आप उसको भी हल कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो चलो वीडियो कहीं पे लास्ट करते हैं, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। और जो मैं दे रहा हूँ बस इसको एकदम ईमानदारी पूर्वक करते जाओ, एकदम चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बहुत अच्छा नंबर रहेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।